दोस्तों, आप सभी का इस कहानी के आखिरी चैप्टर में स्वागत है। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। साहिल और कविता का सच सामने आए 2 हफ्ते हो गए थे। साहिल के पिता की असली वकील इस बार गीत से मिलने आए थे। उनसे मिलकर गीत और अमर को पता चला कि जो आदमी पिछली बार साहिल के साथ आया था वो फ्रॉड था। साहिल के गैर कानूनी कामों को कानून की नज़र में वैध वही करवाता था। इन 2 हफ्तों में बहुत कुछ हुआ। पहला, मिस्टर सिंह की असली वसीयत सामने आई। दूसरा, कविता की दिमागी हालत के बारे में पता चला। बचपन से ही कविता उग्र और जिद्दी थी। बचपन से थेरेपी पर ज़बरदस्ती ले जाया जाता था, पर एक दिन उसने अपना सर दीवार से दे मारा और धमकी दी कि अगर उसको दोबारा वहाँ ले जाया गया तो वो खुद को और भी ज़्यादा चोट पहुँचाएगी। उसका गुस्सा शांत रहे, इसके लिए उसके माता पिता उसकी हर बात मानते थे। तीसरा, बचपन से लेकर आज तक उसके चाचा चाची ने जैसा भी बर्ताव उसके साथ किया वो सब कविता को खुश रखने के लिए किया था। यहाँ तक कि उसकी शादी भी उसके कहने पर ही हुई थी। गीत को अब उन दोनों पे गुस्सा कम और तरस ज़्यादा आता था और कविता और साहिल को वो कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाना चाहती थी, जिसका ख्याल अमर ने पूरी तरह से रखा हुआ था। ख्याल से याद आया, ख्याल तो अमर गीत का बहुत रखता है। उसको कब क्या खाना है, कब योगा करनी है। देर रात गीत अगर कुछ खाने के लिए मांग ले तो उसकी डिमांड वो ज़रूर पूरी करता है। वैसे ख्यालों में तो गीत की भी कोई रहता है। अगर अमर का स्वभाव ही ऐसा है कि कोई भी उसे पसंद कर ले। ख्याल गीत इस बात का भी रखती कि जब वो छुप छुप कर अमर को देखती है तो किसी को पता ना चले, खास करके अमर को। अब कोई उसे बताए उसका अपना पति है, जितना मर्जी देखे। अमर को हर वक्त गीत की नज़रों की तपिश अपने ऊपर महसूस होती है, पर वो कभी उस पर जाहिर नहीं होने देता। अपनी बीवी को खुद को देखने के मौके देता। कभी कभार तो जानबूझकर टी शर्ट उतार कर उसके सामने जाता है, तब गीत की गुलाबी रंगत देखने लायक होती है। पर अमर को इंतज़ार है उस दिन का जब गीत उसके सामने बैठकर उसे निहारे और प्यार करे। आज गीत से मिलने साहिल की दादी बुआ और विशाल आ रखे थे। अमर गीत को बाहर ड्राइंग रूम में मिलवाने के लिए ले गया। दादी को देखकर उसकी आंखें भर आई। इस उम्र में बेटे को खोया और पोते के ऐसे इरादे जानकर बूढ़ी कमर और झुक गई है। चलने के लिए व्हील चेयर का इस्तेमाल कर रही हैं। गीत उनके पास आकर बैठ गई। दादी ने उसके आगे हाथ जोड़ दी। ये क्या कर रही हो आप अम्मा जी? अपना हाथ मुझे आशीर्वाद देने में उठाया ना कि अपना हाथ मुझे आशीर्वाद देने में उठाएं, ना कि माफ़ी मांगने में। मेरे घर के लोगों ने जो तेरे साथ किया उसका पश्चाताप भी तो करना है बिटिया। जिसने गलत किया उनको उनके की सज़ा वो ऊपर वाला देगा। आपको उनके लिए झुकने की ज़रूरत नहीं है। माफ़ी तो हमें भी चाहिए। गीत ने पीछे मुड़ के देखा तो बुआ जी और विशाल खड़े थे। वो दोनों चलकर गीत के सामने आ गए और हाथ जोड़ लिए। जानते हैं जो हमने किया वो माफ़ी लायक नहीं, पर फिर भी हो सके तो हमें माफ़ कर देना गीत। अपने बेटे का भविष्य संवारने के चक्कर में मैंने तुम्हारा भविष्य ख़राब कर दिया। जो होता है अच्छे के लिए होता है बुआ जी। अगर आप दोनों ऐसा नहीं कहते तो शायद साहिल और कविता की सच्चाई कभी किसी के सामने नहीं आती। तभी विशाल बोला, मैं मम्मा और नानी को लेकर जयपुर जा रहा हूँ। अब यहाँ रहकर कुछ नहीं होना। मामू ने जो कुछ भी मेरे नाम किया था उसे बेचकर वहाँ अपना काम शुरू करूँगा। यहाँ रहता हूँ तो लोगों की नज़रें जैसे देखती हैं खुद से ही घिन आने लगती हैं। न जाने कब ऐसा बन गया मैं। गीत ने उसे कुछ नहीं बोला, बस उसे जांचती हुई नज़रों से देखती रही और फिर एकदम से अमर की तरफ देखा। अमर गीत की मन की बात समझ चुका था। वो अंदर गया और एक फाइल लाकर गीत को दे दी। वो फाइल गीत ने विशाल के आगे बढ़ा दी। विशाल ने फाइल को खोल कर देखा तो हैरान रह गया। ये प्रॉपर्टी के पेपर थे जो उसकी मामा ने गीत के नाम किए थे। ये मेरे किसी काम का नहीं है विशाल। मुझे इस प्रॉपर्टी से कुछ नहीं लेना है। मुझे मेरे बच्चे को इन सब से दूर रखना है। उस घर की कोई चीज़ नहीं लेनी। अमर जी
लॉयर को बुला दीजिए। मैं अपना पूरा शेयर बुआ जी के नाम करना चाहती हूँ। अमर ने मुस्कुराकर गीत को देखा और फ़ोन मिलाता हुआ थोड़ी दूर चला गया। पर बेटा तुम्हारे पास मेरे पति हैं बुआ जी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अमर जब वापस आया तो गीत की बात सुनकर दिल में अलग सी खुशी हुई। थोड़ी देर में वकील भी आ गए और सारी कार्रवाई करके चले गए। अम्मा जी, आपसे एक बात कहनी थी। बोलो बिटिया। गीत अपनी ये बात कहने में झिझक रही थी। अमर भी सोच में पड़ गए कि ऐसा क्या गीत बोलना चाहती हैं। बोलो बिटिया। मैं अपने बच्चे को उनके बारे में नहीं बताना चाहती। मैं उसे क्या बताऊंगी कि अम्मा जी ने उसके हाथ पे हाथ रख दिया। समझ सकती हूँ बिटिया। हर माँ अपने बच्चे को बुरी चीज़ों से दूर रखना चाहती है। जब तक तू चाहे ये बात उससे छुपा सकती है, फिर चाहे ये समय जीवन भर का क्यों ना हो। अगर तू कहे तो हम भी इससे मिलने। नहीं अम्मा जी, तो आज से मैं साहिल की नहीं तेरी दादी हूँ और इसी रिश्ते से मैं इस बच्चे से मिलूँगी। ये बच्चा सिर्फ तेरा और अमर का ही रहेगा। थोड़ी और बातों के बाद वो लोग भी निकल गए। शाम का समय था। गीत बगीचे में घूम रही थी। अमर गीत के फैसले से थोड़ा विचलित था। वो क्यों अपने बच्चे से उसके पिता की पहचान छुपाना चाहती थी। अमर बगीचे में कुर्सी पर बैठे ऑफिस का काम कर रहे थे और साथ साथ गीत को देख रहे थे। वो जानती थी कि अमर उसके इस फैसले से परेशान है। वो चुपचाप जाकर अमर के बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई। पूछना नहीं कि मैंने ऐसा क्यों फैसला किया। जानना तो चाहता हूँ गीत, पर अमर जी, ये सिर्फ मेरा बच्चा नहीं है। जिस दिन आपने मुझे अपनाने का सोचा था मेरे बच्चे के साथ, उस दिन से ये सिर्फ मेरे अकेले का नहीं है। ये बच्चा आपका भी उतना है जितना हमारे कान्हा जी नंद के थे। गीत की बात सुन अमर की आंखों में नमी तैर गई। पर सच जानने का उसका हक है और इसी बात को ऐसी बात अपनों से पता चले तो ठीक ही रहता है। आगे चलकर उसे ये सब किसी और से पता चलेगा तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। गीत सोच में पड़ गई। उसको भी अमर की बात ठीक लगी। चलो एक काम करते हैं, हम ये बात आने वाले वक्त पे छोड़ देते हैं अब। ठीक है जी, ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। अमर ने गीत को सहारा देकर खड़ा किया और घर के अंदर जाने लगा। तभी बेबी ने गीत को इतनी ज़ोर से किक की कि गीत के मुंह से चीख सी निकल गई। क्या हुआ? लगता है आपकी बेटी फुटबॉलर बनेगी। इतनी देर से मेरे साथ फुटबॉल खेल रही है। अमर ने गीत की बात पर जोर से ठहाका लगा दिया। भाई, मिसेस राठौड़ वो मेरी बेटी है, जो जी चाहे करे। उसके डैड हमेशा उसके साथ हैं। फिर नीचे झुक गए। प्रिंसेस, मम्मा को थोड़ा कम तंग करो। बाहर आकर बाप बेटी मिलकर तंग करेंगे। अब अमर की बात पर गीत भी खिलखिला उठी। ये नज़ारा अपने कमरे की खिड़की से देखती हुई अमर की मॉम और आसी भी मुस्कुरा रही थी। आज इतने समय बाद उन्होंने अमर को बिल्कुल पहले जैसा देखा था। अमर की मॉम को अपने बेटे पे गर्व महसूस हो रहा था। दिन बीतने लगे थे। गीत की डिलीवरी डेट नज़दीक आने लगी थी। गीत का 38 हफ्ता चल रहा था। अब बस बेबी के आने का ही इंतज़ार हो रहा था। दूसरी तरफ आसी की शादी की तैयारियां चल रही थी। शादी की डेट गीत की डिलीवरी के 4 महीने बाद की रखी गई थी, ताकि वो भी इंजॉय कर सके और बेबी भी थोड़ा बड़ा हो जाए। अमर के लिए ये टाइम भी बहुत अलग चल रहा था। एक तरफ नन्हे मेहमान के आने की खुशी, दूसरी तरफ बेटी समान बहन को विदा करने की फिक्र उसके आने वाले भविष्य की, सुखी जीवन की। एक लड़की की अभिभावक जितना मर्जी देख परख कर रिश्ता कर ले, पर अपने इस डर से कभी बाहर नहीं आ पाते। ये डर बस बेटी को खुश देख कर कुछ कम ज़रूर हो जाता है, पर ख़त्म शायद ही कभी होता है। बीते दिनों में गीत के हर गुनहगार को उसके किए की सज़ा मिल गई थी। साहिल को 10 साल की सज़ा हुई। उसके बहुत से गैरकानूनी काम भी सामने आए, जिनका केस अभी चल रहा है। कविता तो पूरी तरह अपना दिमागी संतुलन खो चुकी है। जिन माता पिता ने उसकी हर जिद पूरी करी, आज जो खुद उसको सज़ा दिलवाना चाहते हैं, अपनी गलतियों का पश्चाताप करना चाहते हैं, पर शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। गीत ने उन्हें माफ़ तो कर दिया, पर आगे कभी ना मिलने की बात भी रख दी।
वो अपने कल से जुड़ी कोई भी बुरी याद को अपने आने वाले कल से नहीं जोड़कर रखना चाहती थी। आज अमर और गीत डॉक्टर से रेगुलरली चेकअप करवा कर जैसे ही घर पहुँचे, बाहर उन्हें काका मिल गए। काका काफ़ी परेशान दिख रहे थे। क्या बात है काका, आप इतने परेशान क्यों हैं? वो अमर बेटा, वो अंदर। अंदर क्या काका, मॉम ठीक तो है ना? जी जी बहू जी बिल्कुल ठीक हैं और आपका इंतज़ार कर रही हैं, कोई मिलने आया है। इतना बोलकर काका वहाँ से अंदर की ओर मुड़ गए। अमर भी गीत को लेकर उनके पीछे पीछे अंदर आ गया। सोफे पे अमर की मॉम के साथ शिवम और जिनी बैठे थे। जिनी बस सिर झुकाए रोए जा रही थी और शिवम हाथ जोड़कर उनसे कुछ बोल रहा था। अमर ने उन दोनों को देखा तो 2 साल पुराना मंजर फिर से सामने आ गया। वो धोखा झूठा प्यार फरेब, उसके बच्चे का खून, उसके पिता की हत्या, जो लोगों के लिए आत्महत्या थी, पर असल में तो कुछ लोगों को लालच और बदले की भावना उनकी मौत का कारण थी। तभी एक जोर की दहाड़ सबने सुनी। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की? अमर की आवाज़ सुनकर सभी अपनी जगह से खड़े हो गए। भाई, मुझे भाई बुलाने का हक मैंने सिर्फ अपनी बहन गुड्डा को दिया है। अपने पापा के कातिलों के साथ में मेरा कोई रिश्ता नहीं, मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। अमर प्लीज़ मेरी बात सुन यार, माफ़ कर दे मुझे। मैं मानता हूँ हमने जो कुछ भी किया वो माफ़ी के काबिल नहीं है। हमें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि बड़े पापा सुसाइड। वो अपनी बात पूरी कर पाता कि इससे पहले अमर जोर से चीख पड़ा। सुसाइड नहीं, मर्डर था वो, मर्डर। तुम दोनों के लालच ने उनकी जान ले ली। अमर का गुस्से से पूरा चेहरा लाल पड़ चुका था। माथे की नसें तक फूल कर दिखाई दे रही थी। उसने हाथों को कसकर बंद कर लिया। वो गुस्से में भी उन दोनों को छूना नहीं चाहता था, जैसे उनके छूने भर से वो अपवित्र हो जाएगा। तभी एक कोमल सा स्पर्श उसको अपने हाथों पे महसूस हुआ। साइड में देखा तो गीत खड़ी थी। उसके छूने भर से अमर का गुस्सा ख़त्म हो गया। जेनी बड़ी देर से चुप बैठी थी। खड़ी होकर उसके पास आई। मुझे माफ़ कर दो अमर, मुझे इस गिल्ट से निकाल दो प्लीज़। तुम्हारा दिल तोड़ा तो घर मेरा भी नहीं बस पा रहा है। तुम्हारे डैड को छीना तो उसकी सज़ा मेरी मॉम को मिली। उन्हें कैंसर का लास्ट स्टेज, एक बच्चे की जान ली तो इन 2 सालों में भगवान ने खुद 3 बार मेरा मिसगैरेज करवा दिया। रात रात सो नहीं पाती हूँ। इतना बोलती ही वो ज़ोर ज़ोर से रो पड़ी। माफ़ कर दीजिए बड़ी मॉम प्लीज़, तुम्हें खुद के बेटे जैसा पाला था। कभी तुम दोनों में फ़र्क नहीं किया। शायद मेरी परवरिश में ही कोई नहीं बड़ी माँ, कमी आप में नहीं बल्कि मेरे अपने डैड में थी, जिन्होंने मरने से पहले आपके खिलाफ़ बहुत जहर उगला था। वो तो बस अगर मासी मुझे सारी सच्चाई ना बताती तो मुझे मेरी गुनाह का पता ही नहीं चलता। शिवम की मॉम की बहन को जब शिवम की करतूतों के बारे में पता चला तो अपना बिजनेस ट्रिप छोड़कर वापस इंडिया आ गई। जब उन्होंने शिवम को सच्चाई बताई तो पहले तो वो मानने से इनकार करने लगा, पर जब जिनी की मॉम ने उनकी बात पर मोहर लगा दी तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। कमी तो मुझ में है, जो आपके और बड़े पापा के प्यार को धोखा समझ बैठा। आप दोनों ने इतना प्यार दिया जितना मेरे मॉम डैड ने भी ना दे पाए कभी मुझे। जेनी आगे बढ़कर अमर के पैरों में बैठ गई। प्लीज़ अमर, प्लीज़ फॉरगिव अस। अगर तुम्हारी माफ़ी मिल जाएगी तो शायद मेरा बेबी भी मुझे वापस कर दे। आज अमर को फिर से अपना बच्चा याद आ गया। उसकी आंखों से आंसू लुढ़क गए। जानती हूँ जिनी, मैंने तुमसे दीवानों की तरह प्यार किया। जब मुझे लगा कि मैंने नशे में अपनी सीमा लांघ दी तो मैंने खुद को खूब कोसा था। मैंने खुद से नज़रें नहीं मिला पा रहा था। तुमसे शादी करके मैं तुम्हारे ऊपर उठने वाली सारी उंगलियों को नीचे करना चाहता था। अपनी गलती की सज़ा मैं तुम्हें नहीं भुगतने दे सकता था, मगर तुमने क्या किया? मेरा फ़ायदा उठाया। मेरी ड्रिंक में ऐसी दवाई मिलाई जिससे मैं अपने आप ही में ना रहा। अरे, अगर एक लड़की की इज्जत है तो क्या हम लड़कों को कोई इज्जत नहीं, हमारा कोई मान सम्मान नहीं? तुमने कितनी आसानी से सारा दोष मेरे सिर पर डाल दिया और मैं बेवकूफ़ सारी बातें मानता गया। तुमने जो किया उसके बाद तो लड़कियों से विश्वास सा ही उठ गया था।
मुझे खुद से घिन आने लगी थी। अपने मकसद को पूरा करने के लिए तुमने सारी हदें पार कर दी। तुम्हारे लालच ने मेरा घर बर्बाद कर दिया, पापा को खो दिया, मॉम कोमा में चली गई, मेरा बच्चा छीन लिया गया मुझसे। अपनी बहन को 2 साल तक घर नहीं आने दिया। जानते हो क्यों? ताकि वो अपने सुपर हीरो भाई को ऐसी टूटी फूटी हालत में ना देखे। फर्स्ट फ्लोर पे खड़ी आसी ये बात सुनकर बिलख बिलख कर रो पड़ी। वो अपने कमरे में कोई ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रही थी, पर अमर की तेज़ आवाज़ को सुनकर कमरे से बाहर आई थी। आज अपने भाई की बात को सुनकर उसे एहसास हुआ कि उसका भाई कितना अकेला था यहाँ, एक मुखौटा ओढ़कर जीवन जी रहा था। ये सब ऐसे ही चलता रहा था। अगर गीत उसकी ज़िंदगी में नहीं आती, माफ़ी चाहिए ना तो जाओ, दी तुम दोनों को माफ़ी, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अपने भावी जीवन में तुम दोनों से कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। गीत के पेट पर हाथ रख कर बोला, मेरे बच्चे पर मैं तुम दोनों की परछाई तक नहीं पड़ने देना चाहता। सज़ा तो मैं तुम्हें देना चाहता था शिवम, पर हूँ तो अपने पिता का ही बेटा, और उपकार करना मैंने उनसे ही सीखा है। ना उन्होंने कभी किसी पे अत्याचार किया, ना मैं करूँगा। तुम्हें तुम्हारा बिजनेस वापस मिल जाएगा। आगे तुम्हारे साथ क्या करना है ये ऊपर वाला तय करेगा, पर अगर आज के बाद मैंने तुम दोनों की शक्ल भी देख ली तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। माइंड इट, बिकॉज आई हैव फॉरगिवन यू बट विल नेवर फॉरगेट व्हाट यू हैव डन। अमर की बात सुन अब वहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं था। शिवम ने सबके आगे हाथ जोड़े। एक नज़र आसी की तरफ देखा तो उसने भी मुँह फेर लिया। उसने जिनी का हाथ पकड़ा और बाहर की ओर निकल गया। उसके जाते ही आसी भागकर नीचे आई और अमर के गले लग गई। उसकी मॉम भी अपनी लाठी के सहारे चलते हुए उन दोनों के पास आ गई। गीत ने आगे बढ़कर उनको गले लगा लिया। आज वो भी अमर के डैड को याद करके बहुत रोई। ये दिन भी देखना बहुत ज़रूरी था। मन की गांठें खुलना भी ज़रूरी होता है, वरना आने वाली खुशियों में कमी सी लगती है। एक हफ्ते बाद गीत को चलने फिरने में काफ़ी दिक्कत होने लगी थी, इसीलिए अमर ने घर को ही ऑफिस बना लिया था। कोई ज़रूरी मीटिंग होती तो ही ऑफिस जाता, वरना सब काम वो घर से ही देख रहा था। वैसे भी इंटरनेट के ज़माने में घर बैठे बैठे तकरीबन हर काम हो ही जाता है। अमर एक कॉल को अटेंड करने बाहर गार्डन में गया था। अभी उसे बाहर आए मुश्किल से 5 ही मिनट हुए होंगे कि आसी की ज़ोर से चीखने की आवाज़ आई। आसी ज़ोर ज़ोर से अमर को आवाज़ लगा रही थी। अमर ने जल्दी से फ़ोन काटा और दौड़कर घर के अंदर गया। अंदर का नज़ारा देखकर एक पल के लिए तो वो घबरा गया। गीत दीवार से सटकर खड़ी थी, या यूँ कहें कि धीरे धीरे नीचे खिसकती जा रही थी। आसी ने एक तरफ उसको सहारा दिया हुआ था, उसके पैरों के पास पानी पड़ा था। अमर देखते ही समझ गया कि गीत का वाटर बैग फट गया है। उसने ड्राइवर को आवाज़ लगा दी, गाड़ी निकालने को कहा और भागकर गीत के पास पहुंच गया। काका ने भी समझदारी दिखाकर फटाफट अमर की मॉम को व्हील चेयर लाकर सामने कर दी। अमर ने सहारा देकर गीत को व्हील चेयर पर बिठाया और बाहर की ओर बढ़ चला। आसिफ, तू फटाफट मेरे कमरे में जा और गीत की अलमारी में सामने गुलाबी रंग का बैग रखा है, वो लेकर आ जा। भाई, आप भाभी को लेकर निकलो, मैं अपनी गाड़ी से पहुंचती हूँ। अमर ने गीत को पीछे की सीट पे बिठाया और दूसरी तरफ से खुद भी आकर बैठ गया। जल्दी चलिए भैया। वहाँ से निकलते ही अमर ने अफसाना को फ़ोन किया ताकि वो हॉस्पिटल के सारे इंतज़ाम कर सके। दूसरी तरफ अमर का घर। मॉम, आप अपना ध्यान रखना, मैं भाई के पास जाती हूँ। काका, आप माँ का ध्यान रखना और उनको टाइम से मेडिसिन दे देना। एंड मॉम प्लीज़ डोंट टेक स्ट्रेस, मैं हॉस्पिटल पहुंचकर आपको कॉल करती हूँ। इतना बोल जैसे ही वो बाहर निकली, उसके सामने से हिमांशु को आता देखा। ओह थैंक गॉड तुम आ गए, मैं बस तुम्हें ही फ़ोन करने वाली थी। सब ठीक है ना आसी? आसी ने हाँफते हुए जवाब दिया, हाँ सब ठीक है। वो भाभी लेबर पेन में हैं तो भाई उन्हें हॉस्पिटल ले गए हैं। मैं बस ये बैग लेकर ही निकल रही थी, सोचा था रास्ते में आपको कॉल कर दूँगी। अरे तो फिर चलो जल्दी, हमें भी वहाँ जल्दी पहुँचना चाहिए। ओह हाँ, मैं भी ना बुआ बनने के एक्साइटमेंट में
सब गड़बड़ कर रही हूँ, आसी ने गाड़ी में बैठते हुए बोला। हिमांशु ने मुस्कुराकर आसी की तरफ देखा और गाड़ी हॉस्पिटल की ओर दौड़ा दी। वहीं दूसरी तरफ अमर के हॉस्पिटल पहुँचते ही गीत को लेबर रूम ले गए। 10 मिनट बाद अफसाना बाहर आई। अमर भाई, हमें गीत की सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ेगी, सब ठीक तो है ना? जी एक्चुअली बेबी ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है। अब बेबी की आड़े पोजीशन में आने की वजह से हमें नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर सकती। सिस्टर आकर आपसे सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करवा लेंगी। उसके जाते ही अमर के पास एक नर्स आई। उसने सारे ज़रूरी फॉर्म अमर से भरवा कर साइन करवाए और रिसेप्शन की ओर चली गई। तभी सामने लिफ्ट से अमर ने आसी और हिमांशु को आते देखा। भाई भाभी, कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से सिजेरियन हो रहा है। अमर बाद में अभी अमर की बात पूरी भी नहीं हुई कि अंदर से बच्चे के रोने की आवाज़ आई। थोड़ी देर में अफसाना सीनियर डॉक्टर के साथ बाहर आई। कंग्रेचुलेसन मिस्टर राठौड़, यू आर ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल। डॉक्टर की बात सुनकर अमर की आंखें भर आई। एक आंसू उसके गाल पर लुढ़क गए। गीत, मिसेस राठौड़ भी ठीक हैं, अभी अंदर सिडेटिव है तो होश आने में समय लगेगा। तभी एक नर्स बाहर आई। उसके हाथ में गोरी सी गोल मटोल नन्ही सी परी थी। अमर और गीत की परी नर्स के आते ही उसे अमर के हाथ में सौंप दिया। हिमांशु ने भी इस लम्हे को अपने फ़ोन में कैद कर लिया। तभी अफसाना आगे आ गई। अमर भाई, अभी फ़िलहाल जब तक गीत को होश नहीं आता, बेबी को हमें नर्सरी में रखना होगा। अमर ने अपनी नन्ही परी को वापस नर्स को दे दिया। अफसाना गीत वो अभी अफसाना गीत वो अभी अंडर ऑब्जर्वेशन में है। थोड़ी देर में हम उन्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है। इधर आसी ने फटाफट घर फ़ोन करके अपनी मॉम को सब बता दिया था। इस खबर को सुनते ही उन्होंने मंदिर में दिया जलाकर भगवान का धन्यवाद किया। 2 साल बाद उनका घर फिर से खुशियों से भर गया था। 4 घंटे बाद जब गीत को होश आया तो अमर उसका हाथ थामे बैठा था। गीत ने मुस्कुराकर उसे देखा। अमर ने जैसे ही गीत की ओर हलचल महसूस करी, वो झट से उठ गया। तुम ठीक तो हो ना गीत? कहीं दर्द वर्द तो नहीं है ना? रुको, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। अमर की बेल बजाते ही एक नर्स अंदर आई। उसने गीत के सारे वाइटल चेक किए और बाहर चली गई। आपकी प्रिंसेस कहाँ है? उसे फ़िलहाल नर्सरी में रखा है। तभी अफसाना बेबी को अंदर ले आई। ये लो भाई, हमारी प्रिंसेस भी आ गई। नर्स ने पहले गीत का बेड ऊंचा किया और फिर अफसाना ने बेबी को गीत को दे दिया। तभी आसी और हिमांशु भी अंदर आ गए। दोनों ने अमर और गीत को मुबारकबाद दी। साथ ही साथ हिमांशु ने अमर की इस हैप्पी फैमिली की कई सारी पिक्चर्स ली। इन तीन दिन बाद गीत और बेबी को डिस्चार्ज मिल गया। उन दोनों का बहुत ही ग्रैंड वेलकम किया गया। पूरे घर को फूलों और गुब्बारों से सजाया गया था। सबसे पहले अमर की मॉम ने उनकी आरती उतारी। फिर गीत को आलते में पैर रखकर घर के अंदर आने को कहा। दोनों को फूलों से सजी कुर्सी पर बैठाकर नन्ही परी और गीत की नज़र उतारी। चलो, अब तुम दोनों अपने रूम में जाकर आराम करो, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ भिजवाती हूँ। आसी ने गीत से बेबी को लिया और अमर गीत को पकड़कर कमरे तक ले गया। पूरे दिन में जब जब बेबी रोई, गीत से पहले अमर उठ जाता था। वो पहले गीत को उठने में मदद करता और फिर बेबी उसे दे देता ताकि गीत उसे फीड करवा सके। बेबी को गीत को देते ही वो पलटकर दूर सोफे पे बैठ जाता ताकि गीत को प्राइवेसी मिल सके। और अमर की इस हरकत पर गीत को अमर पर खूब प्यार आता। हाँ, प्यार गीत को भी अब एहसास होने लगा था कि वो भी अमर से प्यार करने लगी है। और जब भी अमर उसके लिए कुछ भी करता, गीत को उस पर टूट कर प्यार आता। जब वो अपने माता पिता को याद करके रोई थी और अमर ने उसे हौसला दिया था, तब उसे उस पर खूब प्यार आया था। या जब देर रात गीत उससे खाने की फरमाइश करती थी और वो कुछ भी करके उसकी इच्छा पूरी करता था। प्यार तो दोनों को है, बस इजहार मोहब्बत बचा है। 21 दिन बाद घर में बेबी की नामकरण की पूजा रखी गई थी। जब सबने अमर से पूछा तो अमर ने बोला,
मेरे लिए तो ये मेरी परी है, बाकी वैसे क्या नाम रखना है वो आप सब सोचिए। सभी अपनी अपनी तरफ से एक नाम सुझाने लगी। एक नाम मैंने भी सोचा है। सभी ने एकदम से गीत की तरफ देखा। क्या नाम सोचा है भाभी? मैं चाहती हूँ ये बिल्कुल अपने पापा की परछाई बने, अमर की अमायरा। उसकी ये बात सुन सबके चेहरे पे मुस्कान आ गई और अमर ने बेहद प्यार से गीत को देखा और शायद उसकी आंखों में अपने लिए एहसास भी दिखे। आज उसे महसूस हुआ कि गीत ने भी उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया है। गीत के ऐसा बोलने भर से ही ना जाने कितनी दीवारें ढह गई थी। वो दोनों एक दूसरे में इतना खो गए कि आसपास सब उन दोनों को ही देख रहे हैं, इसकी खबर ही ना लगी। धीरे धीरे से हिमांशु अमर के पास आया और बोला, अमर। अमर ने भी बेख्याली में जवाब दिया, तेरी अपनी ही बीवी है, अकेले में देख लियो जी भर कर, अभी तो सबके सामने शर्म कर ले। हिमांशु की बात सुनते ही सब हंसने लगे। गीत ने शर्मा कर अपनी नज़रें झुका ली। अमर ने उसे गुस्से से घूरते हुए बोला, एग्जैक्टली मेरी अपनी बीवी है, जब चाहे देखूं। तुझे क्यों मिर्ची लग रही है? तू अपनी वाली पे कॉन्सेंट्रेट कर। नो, अपनी वाली पर शादी के बाद कॉन्सेंट्रेट करना, अभी तो कोने में बैठ। वाह क्या बात है। कोई नहीं बच्चू, सिर्फ 3 महीने की बात है। मिसेस राठौड़ तो अपने परिवार की नज़र उतारने में ही लगी थी। रात में जब गीत परी को पालने में सुलाकर बेड पे बैठी ही थी, तब अमर वॉशरूम से नहाकर बाहर आ गया था। दोनों की नज़रें मिली और शाम वाली बात याद आ गई। गीत ने तो झेप कर नजरें परी की तरफ कर दी, मगर आज अमर रुकने वाला नहीं था। वो उसे अपने दिल की बात कहना और उसके दिल की भी सुनना चाहता था। वो ठीक गीत के सामने आकर बैठ गया और गीत के दोनों हाथ थाम लिए। सब सपने जैसा लग रहा है, मानो अभी नींद से जागूंगा और सब गायब हो जाएगा। गीत ने भी उसके हाथ को कस कर थाम लिया। सब सच है, आप, मैं और हमारी परी। तुम खुश तो हो ना? गीत ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आज ये सवाल क्यों? बस ऐसे ही, बताओ ना। बहुत खुश हूँ। ये यकीन ही नहीं हो रहा कि प्यार ने फिर से मेरे जीवन में दस्तक दी। और इस बारी सिर्फ दस्तक ही नहीं दी, बल्कि मेरी पूरी ज़िंदगी खुशियों और प्यार से भर दिया। गीत ने बहुत खोए हुए जवाब दिया, प्यार करती हो मुझसे? बहुत ज़्यादा, उसने फिर से खोए हुए जवाब दिया, जिस पर अमर मुस्कुरा दिया और गीत को भी अमर की चालाकी समझ आ गई। उसने आंखें मटकाते हुए अमर को तकिया मार दिया। ये गलत है मैं जी, आपने चीटिंग की है। अमर ने हंसते हुए उसे बाहों में भर लिया। थोड़ा आराम से मिसेस राठौड़, ज़्यादा उछल कूद अभी मना है आपको, और वैसे भी एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। और हाँ, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ मिसेस राठौड़। आई लव यू टू मिस्टर राठौड़। ये बोलते बोलते अमर ने गीत को गर्दन से पकड़कर उसके चेहरे को अपने करीब कर लिया। दोनों के लबों में कुछ ही फासले थे कि एकदम से परी रो पड़ी। अमर ने मुस्कुरा कर आराम से गीत को बेड के पीछे टेक लगाई, फिर उसके माथे पे किस किया और परी को उठाकर गीत की गोद में दे दिया। हर बार की तरह आज फिर वो गीत से पलट कर दूर बैठने ही लगा था कि गीत ने उसे रोक दिया। अमर जी, आप यहीं बेड पर ही बैठ जाइए, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? आज से, इनफैक्ट अभी से तुम मुझे अमर कहकर बुलाओगी, सिर्फ अमर। आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है अमर, हमारे पास ही बैठ जाएं। आखिरकार अमर और गीत की कहानी एक होकर अमर गीत ही बन गई। और ये बस शुरुआत है उनके प्यार की। बहुत से उतार चढ़ाव आएंगे, पर अगर आपका जीवन साथी हर कदम पर आपके साथ है तो हर मुश्किल आसान लगती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप लोगों को प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमारे चैनल पर न्यू है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी ही खूबसूरत प्यारी प्यारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।